हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू प्रतिबिंब एकेडमी। आज हम अपने 20 डेज एमपीपीएससी प्रीलिम सीरीज के दूसरे लेक्चर में यूनिट 10 का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। So the first question is, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो है कि when was the National Commission for Backward Classes established? That means राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना, तो स्थापना आपको पता होगा कि मैंने बताया था एनसीबीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी स्थापना कब हुई है? जिसकी स्थापना हुई है 14 अगस्त 1993 को। ठीक है, अभी आपको इसमें डेट नहीं पूछा है तो सिर्फ आपको ईयर बताना है, तो ईयर आपको याद रखना है 1993। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। अब एनसीबीसी की बात हो रही है तो हम सब कुछ रिमाइंड करेंगे उसके बारे में कि ये किस तरह का निकाय है। तो ये एक संवैधानिक निकाय है, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इसको कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू शामिल किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब 102 संवैधानिक संशोधन के तहत। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें कितने मेंबर्स होते हैं तो इसमें टोटल 5 मेंबर्स होते हैं। एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है और 3 मेंबर्स होते हैं। कौन सा आर्टिकल है जिसमें एनसीबीसी के बारे में दिया है? तो वो है हमारा आर्टिकल नंबर 338 क्लॉज बी। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनका कार्यकाल कितना होता है तो इनका कार्यकाल नॉर्मली हम 3 ईयर मानते हैं, लेकिन ये डिसाइड प्रेसिडेंट ही करता है। प्रेसिडेंट चाहे तो इस 3 ईयर को कभी भी चेंज कर सकता है। ठीक है, हमारे एनसीबीसी के जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे? तो वो थे हमारे आर.एन. प्रसाद। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि आर.एन. प्रसाद जो थे वो हमारे एनसीबीसी के फर्स्ट चेयरमैन थे। और अभी कौन है? तो अभी है हमारे भगवान लाल साहनी। ठीक है, भगवान लाल साहनी एनसीबीसी के प्रेजेंट चेयरमैन है और आर.एन. प्रसाद जो है वो एनसीबीसी के फर्स्ट चेयरमैन थे। और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? दिल्ली में है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? दैट मीन्स राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कार्यालय कितने वर्ष का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 ईयर या 70 ईयर की एज। ये आपको मैंने पहले भी बताया चुका है। एनएचआरसी तो हमने शायद सबसे ज्यादा बार डिस्कस किया है। तो अब आप बताइए कि एनएचआरसी किस टाइप की बॉडी है? इट मीन्स किस टाइप का निकाय है? गाइस, हमने कल 4 बार ये बातें पढ़ी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एनएचआरसी जो है एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका एस्टेब्लिशमेंट बताइए। 12 अक्टूबर 1993। ठीक है, अगर हम बात करें इन्हें अपॉइंट कौन करता है और इनका रिमूवल कौन करता है तो वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, एनएचआरसी में कितने मेंबर्स होते हैं? ये मैंने बहुत बार कल बताया, 13 मेंबर बॉडी होती है ये, जिसमें कि एक चेयरमैन होता है, 5 मेंबर्स होते हैं एंड 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो भी हमारे स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं, दैट मीन सांविधिक निकाय होते हैं, उन्हें किसी ना किसी एक्ट के थ्रू बनाया जाता है। तो अब आपको ये बताना है कि जो एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसे किस एक्ट के थ्रू बनाया गया, इसे किस अधिनियम के थ्रू बनाया गया? तो आपका ऑप्शन आंसर क्या होगा? ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की, दैट इज स्टेट फूड प्रिजर्वेशन कमीशन वॉज क्रिएटेड बाय विच एक्ट? स्टेट फूड प्रिजर्वेशन कमीशन दैट मीन्स राज्य खाद्य संरक्षण आयोग, ये किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया है? तो स्टेट फूड प्रिजर्वेशन कमीशन से पहले आपको ये समझना है कि आखिर ये किसकी बात कर रहा है? ये हमारे एमपी के स्टेट फूड प्रिजर्वेशन कमीशन की बात कर रहा है। हम बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट मीन्स एक सांविधानिक निकाय है। ठीक है,
इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 21 जुलाई 2017 को हुआ था। इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है और उन्हें रिमूव भी स्टेट गवर्नमेंट करती है। हम बात करें कि इसका जो एक्ट है किस एक्ट के थ्रू इसे बनाया गया, तो इसे बनाया गया है फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ठीक है, अब एक्ट आया था 2013 में, तो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? इस्टेब्लिशमेंट भी मैंने अभी जस्ट बताया आपको 2017 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि स्टेट फूड प्रिजर्वेशन कमीशन के जो पहले चेयरमैन थे वो कौन थे, तो पहले चेयरमैन थे राजकिशोर सिन्हा, सॉरी स्वान। ठीक है, और अभी के भी कौन है, तो अभी भी वही है, क्योंकि ट्रेनर मैंने बताया 5 साल होता है या फिर 65 ईयर एज। तो 2017 में तो ये बना था, ये बॉडी बनी थी, तो उसके जैसे ये बॉडी बनी राजकिशोर सिन्हा स्वान का वो हो गया क्या, वो अपने पर पद ग्रहण किए, और उसके बाद अभी उनके 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसलिए राजकिशोर स्वामी अभी भी चेयरमैन है। ठीक है, अब हो सकता है कि वो उनके 5 साल कंप्लीट होने से पहले वो 65 एज के हो जाए तो वो रिटायर हो जाए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी चीज पहले होती है, 5 साल पहले होते हैं या 65 ईयर एज पहले होती है। अब बात करते हैं अगर हम स्टेट फूड प्रिजर्वेशन कमीशन के मुख्यालय की, तो स्टेट मतलब एमपी की बात हो रही है, तो एमपी में जो भी हमारे कमीशन है वो उनका मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में है। किसको छोड़ के, एमपीपीएससी को छोड़ के। एमपीपीएससी का कहाँ है, इंदौर में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दैट मीन्स हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अभी में हमने डिस्कस किया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, रंगनाथ मिश्रा। अभी के कौन है, अभी के हैं अरुण कुमार मिश्रा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, रंगनाथ मिश्रा कौन है, प्रथम थे, और अभी जो है वो कौन है, अरुण कुमार मिश्रा। मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, अगर बात करें फॉर्मेशन की, तो 12 अक्टूबर 1993 में एनएचआरसी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है, ये एक सांविधिक निकाय है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज केंद्रीय सतर्कता आयोग कैसा निकाय है? केंद्रीय सतर्कता आयोग मीन्स सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, तो राज्य निर्वाचन आयोग मतलब राज्य की बात हो रही, मतलब हमारे एमपीपीएससी के पेपर में आया है, मींस एमपी राज्य निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1 फरवरी 1994 को। आपको याद रखना है कि ये कितने मेंबर बॉडी है, तो ये एक सिंगल मेंबर बॉडी है, जिसमें सिर्फ कौन होता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, और इसको अपॉइंट कौन करता है, तो अपॉइंट करता है गवर्नर। लेकिन अगर रिमूव करना होता है तो रिमूवल होता है प्रेसिडेंट के थ्रू, और रेजिग्नेशन होता है गवर्नर के थ्रू। कैसे होता है ये मैंने कल भी बताया था, कि अगर मान लीजिए एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन में कोई चीफ इलेक्शन एमपी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, अगर उसके कार्यकाल कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या करेगा, सिंपली रिजाइन करेगा। तो ये अधिकार किसके पास है, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने का अधिकार किसके पास है, गवर्नर के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नर से काम हो जाता है। लेकिन मान लीजिए जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसका कार्यकाल कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उसने कुछ ऐसा कार्य किया है जिसके कारण अब उसको हटाना पड़ रहा है, तो जब हटाना होता है तो वो काम गवर्नर नहीं करता है। उस टाइम पे किसकी परमिशन जरूरत होती है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट के हाथ पे सारा काम होता है। ठीक है, तो इस तरह रिमूवल जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और जो रेजिग्नेशन होता है वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है, मतलब राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं हम राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, तो ये मैंने बता दिया 1 फरवरी 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केंद्रीय सतर्कता आयोग को किस दत्ता समिति द्वारा बनाया गया था? केंद्रीय सतर्कता आयोग मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो उसको किस दत्ता समिति के द्वारा बनाया गया था, तो वो है के संथानम समिति। सीवीसी के बारे में कुछ और बात अगर जानना चाहे तो सीवीसी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, 11 फरवरी 1964 को बनाया गया था इसे। ठीक है, अगर सीबीसी आए तो 11 फरवरी 1964 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया, तो सेंट्रल विजिलेंस एक्ट 2003 के तहत इसे बनाया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अगर हम बात करें कितने मेंबर बॉडी है, तो 1 चेयरमैन प्लस 2 मेंबर बॉडी होता है। और इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 4 ईयर या 65 ईयर की एज होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो राज्य महिला आयोग की जो अभी वर्तमान के अध्यक्ष है वो है शोभा ओझा। ठीक है, राज्य दत्ता सूचना आयोग को कब बनाया गया था, तो उसे बनाया गया था 4 फरवरी 2006। अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ नीति आयोग, अगर नीति आयोग में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, तो मैक्सिमम उसमें 48 मेंबर्स हो सकते हैं। नीति आयोग किस तरह का निकाय है, तो नीति आयोग एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब कार्यकारी निकाय है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और ये किसको रिप्लेस करके आई थी, तो योजना आयोग को इसने रिप्लेस कर दिया था। नीति आयोग के चेयरमैन कौन थे, तो चेयरमैन पहले भी फर्स्ट चेयरमैन भी नरेंद्र मोदी ही थे और अभी भी प्रेजेंट में चेयरमैन नरेंद्र मोदी ही हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। अगर हम बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग का कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो अगर नीति आयोग का फुल फॉर्म जाने, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल की बात हो रही है तो हेडक्वार्टर आप आंख बंद करके नई दिल्ली लगा सकते हैं, दिल्ली है इसका आंसर। ठीक है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का, तो वो है न्यू दिल्ली में, दिल्ली बोल सकते हैं आप सिंपली। और ये किस तरह की बॉडी है, तो बॉडी है ये स्टैच्यूरी, दैट मीन सांविधिक निकाय है। इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ वो 31 जनवरी 1992 में हुआ। इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो टोटल 7 मेंबर बॉडी है, जिसमें एक चेयरमैन, एक सेक्रेटरी और 5 मेंबर्स होते हैं। और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है और रिमूवल होता है मेंबर्स का, वो कौन करता है, वो करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये स्टैच्यूरी बॉडी है तो किसी ना किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया होगा, तो नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट 1990 के थ्रू इसे बनाया गया है। कितना कार्यकाल क्या होता है इसके मेंबर्स का, तो मेंबर्स का कार्यकाल 3 ईयर होता है, ये आपको याद रखना है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल वुमेन कमीशन जो है उसकी पहली अध्यक्ष कौन रही, फर्स्ट चेयरमैन कौन था, तो वो थी जयंती पटनायक। और अगर पूछ ले प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, तो वो है रेखा शर्मा। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद इट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। ठीक है, दैट इज हु रिमूव्स द मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके मेंबर्स को कौन रिमूव कर सकता है। देखो, रिजाइन करने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे रिमूव करने की बात हो रही। तो जब भी रिमूव करने की बात होगी तो रिमूवल कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। अगर यहीं पे बोल देता कि रिजाइन कौन करवाता है, ठीक है, इस्तीफा कौन दिलवाता है, तो वहां हो जाएगा गवर्नर। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद इट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the total number of members, including the chairman and ex officio member of the National Human Rights Commission? अभी मैंने बताया था NHRC में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, तो टोटल होते हैं 13 मेंबर, जिसमें कि एक चेयरपर्सन होता है। ठीक है, जैसा इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग द चेयरमैन। ठीक है, तो एक चेयरमैन होता है, उसके बाद जो होता है इसमें 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं एंड 5 मेंबर्स होते हैं, जैसे इसमें दिया है वो सारे हैं। ठीक है, व्हाट इज द मेंबर कंपोजिशन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। अब बोल रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है, जनजाति आयोग मतलब एसटी आयोग, ठीक है, उसकी सदस्य संरचना इनमें से किस प्रकार है। तो आपको पता है कि जो हमारा NCST है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 19 फेब 2004 में हुआ था। मैंने बताया था टोटल 5 मेंबर बॉडी होती है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, 3 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, कौन से आर्टिकल में एसटी के बारे में दिया है, तो आर्टिकल नंबर 338 क्लॉज ए में हमको एसटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। देखिए, जो मैं भी आपको जितना भी डिस्कस कर रही हूँ वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में कर रही हूँ, क्योंकि मैं
मानती हूँ कि लैंग्वेज में ज़्यादा भेदभाव नहीं करना चाहिए, और जैसा कि आपको पता है कि प्रीलिम का पेपर तो दोनों लैंग्वेज में आता है, और हिंदी मीडियम वालों को तो खासकर याद रखना चाहिए कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें इंग्लिश के वर्ड सीधे उठा के हिंदी में टाइप करके दे देता है। तो ऐसे में अगर आप बाइलिंगुअल पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। दैट्स व्हाई आई प्रिपेयर दिस whole slice in both language. Okay, so I hope you can understand what I do for you. Okay, now the next question is, the Central Vigilance Commission was constituted on the recommendation of which one of these committees? मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन इनमें से किस एक समिति की सिफारिश पर हुआ था? केंद्रीय सतर्कता आयोग, दैट मीन्स सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब बोल रहे हैं कि इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ, ये इन लोग को पता है कि स्टैब्लिश हुई, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी थी और 11 फरवरी 1964 को ये बनी। अब पूछ रहा है कि ये बनी तो बनी, इसको किसकी सिफारिश पे बनाया गया? तो आपको याद रखना है कि के संथानम समिति की सिफारिश पर इसे बनाया गया। ठीक है, उसके बाद बात आती है किसकी? नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज फॉर्म द अर्लीस्ट? अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि आप जब भी कोई कमीशन पढ़ेंगे तो आपको उसके सन जरूर याद रखना है कि कब स्टैब्लिश हुआ। अब आपका ये क्वेश्चन आ गया कि इनमें से सबसे पहले कौन बना था, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कब बना था। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये आपको याद होना चाहिए कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कब बना? 31 जनवरी 1992 को। ठीक है, और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कब बना है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो हमारा बना 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, तो आपने देखा वुमेन कमीशन जो है 1992 में बना है, इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो 2005 में बना है। एक सेकेंड में लिख देती हूँ, अदरवाइज आप लोग भूलते जाओगे। ठीक है, बता देती हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि मतलब इनके कौन कौन से ईयर हैं। तो जो हमारा ये है, क्या है? सेंट्रल नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, मतलब महिला आयोग जो भी हमारा है। ठीक है, तो महिला आयोग का जो हमको पता है कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 19 सॉरी यार गाइस, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम, ये हमारा 1992 को कौन बना था? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये हमारा बना था 31 जनवरी 1992 को। अगर हम बात करें किसकी? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है हमारा वो बना था हमारा 2005 में। ठीक है, 2005, 12 अक्टूबर 2005 को हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बना। अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है हमारा वो बना था हमारा 1993 में। ठीक है, मैंने वैसे पूरा बताया था, 14 अगस्त 1993 को नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, तो ये हमारा कब बना था? तो ये हमारा बना था 2007 को, 5 मार्च 2007 को। ठीक है, तो अब आपको जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में ये आया, आपको इसके सारे एग्जाम पता है कि इनका सन क्या था? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन 2005, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, मतलब बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग, वो बना 2007, 5 मार्च 2007। अब आपके लिए ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया। क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज फॉर्म द अर्लीस्ट, मतलब कौन सा आयोग इनमें से सबसे पहले बना। तो अब आपको सन पता है, जब आपको सन पता है तो आप इजीली लगा सकते हो कि आंसर नंबर ए होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। सो इस तरह आप क्वेश्चन को इजी कर सकते हो। इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन में क्या बताते जा रही हूँ, आपको बताते जा रही हूँ कि आपका जो भी कमीशन आता है उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, वो किस तरह की बॉडी है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कंसिस्ट ऑफ।
अब पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने मेंबर्स शामिल होते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में हमने बताया था कि 7 मेंबर बॉडी है ये, मतलब एक चेयरमैन होता है, एक सेक्रेटरी होता है और 5 मेंबर्स होते हैं। तो हमको एक चेयरमैन चाहिए, ये देखिए ये है एक, सॉरी ये है हमारा एक चेयरमैन, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक चेयरमैन है ऑप्शन नंबर बी में, एक सेक्रेटरी भी मिल गया हमें और एक 5 मेंबर से मिल गया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इनमें से कौन है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, आपको पता है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, अगर हम बात करें नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन की, तो आपको ये भी पता है कि ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट मीन्स सांविधिक निकाय है। बोथ ए एंड बी, अब हमने बता दिया दोनों नहीं है, तो सी ऑप्शन तो अपने आप गलत हो गया, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप गाइस आप इंजॉय कर रहे हैं और आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। नाउ वी मूव फर्दर फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपोजिशन ऑफ द नेशनल ग्रीन अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल इज। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी का संरचना के बारे में पूछ रहा है। अब देखो एनजीटी आ गया, एनजीटी के बारे में सबसे पहले आपके मन में आ जाना चाहिए कि एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ठीक है, किस टाइप की बॉडी है, तो बॉडी है ये स्टैट्यूटरी सांविधिक। कब स्टैब्लिशमेंट हुआ था, तो याद रखना है, पूरा नहीं याद हो तो ये याद रख लेना कि 2010 में बना था, 18 अक्टूबर 2010 को। जैसे मैंने कल ट्रिक के थ्रू आपको याद कराया था। आप लोग अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहला वीडियो देख लीजिएगा, इसका पार्ट फर्स्ट। आज ये इसका सेकंड पार्ट है और आज ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट सीरीज आएगी वो आएगी यूनिट फर्स्ट की। ठीक है, यूनिट फर्स्ट को भी हम 2 या 3 लेक्चर में खत्म कर देंगे। तो इस तरह से आपकी सारी यूनिट 20 डेज में कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद 3 या 4 दिन का एक रिवीजन लेक्चर होगा जिसमें आप तुरंत इसे रिवाइज कर लोगे और आप अपना एग्जाम अच्छे से देकर आओगे। ठीक है, अगर इसके अलावा आप लोगों की कोई डिमांड हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, so the question is the composition of the National Green Tribunal is। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की संरचना क्या है। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की संरचना है कि उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, सॉरी मैंने हाईलाइट गलत कर दिया, आप लोग इसे सही मानिएगा जो चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है उसमें एक चेयरमैन होता है, 10 से 20 जुडिशियल मेंबर हो सकते हैं, मतलब न्यायिक सदस्य, और 20 जो होते हैं स्पेशलाइज्ड मेंबर्स हो सकते हैं। मतलब ये देखिए, पहले तो आप ये याद रखिएगा कि ये जो है ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, ये वाला। ठीक है गाइस, देखिए जो एनजीटी का कंपोजिशन होता है उसमें आपको ये याद रखना है, जैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि टोटल 20 मेंबर हो या टोटल 20 स्पेशलाइज्ड मेंबर हो, ऐसा नहीं है। एनजीटी का जो हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक चेयरमैन का होना जरूरी है। ठीक है, एक चेयरमैन होगा, उसमें होता कौन कौन है, देखिए एनजीटी की जब बात होगी तो उसमें चेयरमैन होगा, जुडिशियल मेंबर्स होंगे मतलब न्यायिक सदस्य, और स्पेशलाइज्ड मेंबर होंगे मतलब विशिष्ट सदस्य। ठीक है, 3 टाइप के लोग रहते हैं। अब देखिए चेयरमैन तो एक ही होगा, तो ये आप याद रखिएगा कि एक चेयरमैन होता है एनजीटी में। उसके बाद जो हमारे न्यायिक सदस्य होते हैं मतलब जुडिशियल मेंबर, वो 10 से 20 हो सकते हैं, मतलब मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें स्पेशलाइज्ड मेंबर्स की, तो वो भी 10 मिनिमम हो सकते हैं और मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें आपको रिमूवल की भी चीज अलग से याद रखना है, जो होते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड मेंबर। ठीक है, तो उनका जो हमारे मतलब स्पेशलाइज्ड मेंबर होते हैं इसमें 10 से 20, उनका जो रिमूवल होता है, रिमूवल कार्यकाल होता है जो इनका,
वो कितने वर्ष का होता है, तो ये 5 साल का होता है या फिर 65 ईयर एज, ठीक है। इस लाइस्ट का 5 साल या 65 साल की एज होता है। लेकिन जो हमारे जुडिशियल मेंबर होते हैं, तो जुडिशियल में 2 टाइप के जुडिशियल मेंबर होते हैं। कुछ होते हैं एससी जुडिशियल, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल, और कुछ होते हैं एचसी जुडिशियल, मतलब हाई कोर्ट जुडिशियल। तो जो हमारे हाई कोर्ट वाले न्यायिक सदस्य होते हैं, उनकी एज क्या होती है रिमूवल होने की, मतलब रिटायर होने की, 5 साल या 67 ईयर की एज, ठीक है। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, न्यायिक सदस्य होते हैं, वो कितने, उनकी एज क्या होती है 5 साल या 70 ईयर की एज, ठीक है। तो ये याद रखना है 5 साल 70 ईयर की एज किसकी होगी, जो हमारे जुडिशियल मेंबर है, जो एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा जो हमारे 5 साल 67 ईयर एज है, वो किसकी होगी, जो न्यायिक सदस्य हमारी हाई कोर्ट से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद जो विशेषज्ञ होते हैं, उनकी क्या होती है 5 साल या 65, ठीक है। तो 5 साल सब में कॉमन है, आपको बस डिफरेंस करना है 65, 67, 70, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद इट। अगर डाउट होगा तो नीचे कमेंट में पूछेगा, मैं टाइप करके आपको बता दूंगी, ठीक है। और जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम लाइव सेशन ले सकें और आपके डाउट्स को तुरंत क्लियर कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम टेनर ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। जो हमारा सीवीसी है, उसके जो मेंबर्स होते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है, तो कार्यकाल होता है 4 ईयर या 65 साल की उम्र, 4 ईयर या 65 ईयर ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। सीवीसी के मेंबर्स का आपने कार्यकाल जान लिया, उनका टेनर जान लिया। आप ये बताओ कि सीवीसी में टोटल कितने मेंबर होते हैं। सीवीसी में होते हैं एक चेयरमैन प्लस 2 मेंबर, मतलब टोटल ये 3 मेंबर बॉडी होती है, ठीक है। भूलना नहीं है, याद रखना है। अब बात करते हैं आगे। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन। एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो देखिए एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये तो सही है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, नहीं है। एमपी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो एनबी लोहानी है, अभी कौन है, बसंत प्रताप सिंह है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंदौर में है, तो एमपी पीएससी का हेडक्वार्टर जो है वो हाँ इंदौर में, बाकी सबका कहाँ है, भोपाल में है। तो ये गलत हो गया ना, 3rd नंबर। इसके बाद जो इसका इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 1/5/1994, तो 1990 1 फरवरी 1994 को ये बना। तो क्या ये सही है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो मतलब बी गलत है, और हमारा कौन सा गलत है, एनबी लोहानी गलत है, इट्स करंट प्रेसिडेंट बोल रहा है। तो करंट के कौन है, बसंत प्रताप सिंह, और ये इसमें क्या दिया है, करंट के एनबी लोहानी। एनबी लोहानी कौन थे, फर्स्ट चेयरमैन थे, ठीक है। तो इसलिए बी और सी हो जाएगा गलत, ठीक है। क्यों गलत है, एनबी लोहानी चेयरमैन तो थे लेकिन फर्स्ट थे, और इसमें क्या लिखा है, करंट है, ठीक है, इसलिए गलत है बी। और हेडक्वार्टर कहाँ है, भोपाल में, इसमें लिखा है इंदौर, इसलिए गलत है सी। तो बी और सी इसका गलत आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करें तो चुनाव आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नो डाउट। फाइनेंस कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दैट इज नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन तीनों है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन कमीशन इज नॉट करेक्ट। चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। चुनाव आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। अगर इसमें लिख देता स्टेट इलेक्शन कमीशन या फिर राज्य चुनाव आयोग, तब हम एमपी की बात करते हैं। अभी जब ये कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो हम इसको क्या समझेंगे, चुनाव आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, ये तो सही बात है। इसने पूछा है कि सही नहीं है वो बताना है। अब ये बोल रहा है ये राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष और नगर निगम के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। तो आप बताओ कि क्या ये नगर निगम के चुनाव कराता है, राष्ट्रपति के तो कराता है, लेकिन नगर निगम के चुनाव कौन कराता है, हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। म्यूनसिपालिटीज के जो भी इलेक्शन होते हैं वो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसलिए ये गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान की परिकल्पना की गई है। मतलब कि जो आर्टिकल नंबर 324 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो है उसमें इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो ये तो हमको पता है कि आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक हमें इलेक्शन कमीशन के बारे में ही प्रोविजन मिलते हैं। तो ये हमारा सही है। क्या एक अखिल भारतीय संस्था है, मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन है, दैट इज राइट। तो ये हमारा हो गया कि आंसर ऑप्शन नंबर बी गलत था। टू था क्योंकि म्यूनसिपालिटीज के इलेक्शन कौन कराता है, म्यूनसिपालिटीज के इलेक्शन कराता है हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है। Now the next question is, the state election commissioner can be removed on the basis of whose recommendation? मतलब राज्य चुनाव आयुक्त को किसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है। तो राज्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसको किसकी सिफारिश पर हटा सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। ठीक है। आप लोग जितने भी ये हैं, आप 2 बार कम से कम वीडियो देख लेंगे अगर, या फिर आप नोट्स बना ले तो अपनी नोट्स से रिवाइज कर लीजिएगा बस, या फिर 2 बार वीडियो देख लीजिएगा। आपको चीजें याद नहीं होंगी पूरी तरीके से अगर, लेकिन इतना जरूर है कि जब आप एग्जाम में आपके सामने ये क्वेश्चंस आएंगे तो आपके माइंड में वो ऑप्शन जरूर आ जाएगा जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। होता है फायदा वीडियो देखने का। अगर हम खुद से पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन जब हम वही चीज सुनते हैं और वही चीज देखते हैं अपने सामने, तो जब हम एग्जाम में वो क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमारे सामने उसका आंसर भी आता है। इसलिए आपको वीडियो देखकर उसका जो हमारे ऑप्शंस हैं उसको आप जितने अच्छे से सुनोगे, समझोगे, अपने ध्यान लगा कर पढ़ोगे, तो आपके लिए एग्जाम में ये बेनिफिशियल होगा। और जब ये सीरीज खत्म होगी तब तक आपका 95% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको 85% मिनिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइस कंटिन्यू विद दिस। ओके। तो कुछ जो क्वेश्चन है हमारा, द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ हुज रिकमेंडेशन। तो जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसे किसके रिकमेंडेशन पे रिमूव किया जा सकता है, तो वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन से, उनके सिफारिश से हम किसे हटा सकते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, मतलब राज्य चुनाव आयुक्त को। ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। जो हमारी नीति आयोग है उसकी जो गवर्निंग काउंसिल होती है, गवर्निंग परिषद होती है, तो उसमें का पार्ट इनमें से कौन कौन है। ठीक है। तो देखो, पहला ऑल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, मैंने कल भी बताया था कि सारे राज्यों के राज्य मंत्री होते हैं नीति आयोग के सदस्य। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, क्योंकि दिल्ली और पौंडीचेरी एक ऐसे यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब विधानसभा है, इसलिए यहाँ पे सीएम है, और जहाँ के पर सीएम है वहाँ के सीएम नीति आयोग में शामिल होते हैं। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, मतलब अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर आएंगे, क्योंकि वहां पे सीएम नहीं होते हैं, इसलिए ये सारे जो है नीति आयोग के ही मेंबर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें भी फिर से वैसा ही क्वेश्चन है कि आपको इनकी डेट पता होनी चाहिए। अब देखिए, नेशनल कमीशन फॉर एससी, एससी का जो वो है क्या बोलते हैं उसको, इस्टेब्लिशमेंट, वो कब हुआ था, तो एससी का जो इस्टेब्लिशमेंट है 19 फरवरी 2004 को हुआ था। अगर हम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात करें तो उसका इस्टेब्लिशमेंट 1992 को हुआ था। तो अब देखिए, पहले ही पता चल गया कि सेकंड नंबर में क्या दिया है, हमारे सेकंड नंबर में दिया है 1995, जबकि हमको पता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो था वो 1992 में बना था। तो ये हो गया हमारा इनकरेक्ट वाला। अब देख लेते हैं कहीं सी भी तो इनकरेक्ट नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, तो ये तो 1993 में ही बना था। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, तो ये भी 2007 में बना था। ठीक है। तो ये बाकी सब सही है, हमारा बी नंबर गलत है। इसलिए आपको कमीशंस की सबके एस्टेब्लिशमेंट डेट पता होनी चाहिए। Now the next question is, हाउ इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अ बॉडी। मतलब केंद्रीय सूचना आयोग जो है हमारा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो किस टाइप की बॉडी है।
तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। अगर बात करें हम इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो मैक्सिमम इसमें 11 मेंबर हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में कितने हैं? 7 मेंबर है, एक चेयरमैन है और 6 मेंबर है। कौन से एक्ट के थ्रू इसे बनाया गया है? तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत इसे बनाया गया है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज व्हेन वाज द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन फॉर्म, मतलब राज्य सूचना आयोग। अभी हम बात कर रहे थे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की, ठीक है। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हमारा कब बना था? सेंट्रल इंफॉर्मेशन बना था हमारा 12 अक्टूबर 2005 को। और अगर हम बात करें स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की, तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हमारा कब बना? 4 फरवरी 2006 को। यही क्वेश्चन था हमारा कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कब बना? 4 फरवरी 2006 को। अगर बात करें किस तरह की बॉडी है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें अपॉइंटमेंट कौन करता है और रिमूवल कौन करता है, तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है, और रिमूवल भी कौन करता है? गवर्नर ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का जो फर्स्ट चेयरमैन था, इलेक्शन कमीशन बस जब दिया हो, स्टेट ना लिखा हो, दैट मीन्स यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे सुकुमार सेन। अगर अभी की बात करें तो अभी है सुशील चंद्रा, जो कि कौन से नंबर के चेयरमैन है? वो है 24 नंबर के। लेकिन इसमें क्या पूछा? फर्स्ट चेयरमैन, दैट इज सुकुमार सिंह। Next question is NGT is which type of body? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण किस प्रकार का निकाय है? तो आपको बताया गया है कि एनजीटी किस टाइप की बॉडी है? स्टैट्यूटरी, दैट मीन्स सांविधिक निकाय है, ठीक है। ये आप जो मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग उसको ज्यादा दिमाग पे रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर है, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें कोई एरर नहीं है, वो 100% क्लियर है, ठीक है। तो जितना हो सके आप बातों पे ध्यान रखिए। क्वेश्चन आपके रेफरेंस के लिए है कि कभी कभी हमारी वॉइस क्लियर नहीं होती, तो आप देखो और समझो, वो है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक है तो आप उसको इग्नोर करें, और जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान रखें, क्योंकि बोला हुआ सारा कुछ सही है, और कुछ भी अगर मिस्टेक होती है और आपको डाउट होता है तो आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वो डाउट आपको तुरंत क्लियर कर दिया जाएगा। और गाइस आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि हम लाइव आ सके और डाउट को एक साथ क्लियर कर सके, ठीक है। अब बात करते हैं हम विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वन मेंबर बॉडी। तो वन मेंबर बॉडी दो थी, एक कौन सा था? हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक और कौन थी? जो हमारा कैग था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अब देखते हैं इनमें कौन कौन है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो थे क्या? नहीं, क्योंकि वो पहले थी हमारी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो पहले था, लेकिन 1989 का अमेंडमेंट हुआ और वो 3 मेंबर बॉडी बन गई। और इसमें अभी पूछ रहे हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यस बी तो है। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन, हाँ एमपी का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसमें एक मेंबर बस है। यूपीएससी, यूपीएससी में एक मेंबर होते हैं क्या? यूपीएससी में हमारे कितने मेंबर होते हैं बताइए? यूपीएससी में हमारे 11 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं, एक चेयरमैन होता है प्लस 10 मेंबर्स। लेकिन अभी प्रेजेंट की बात करें तो यूपीएससी में कितने मेंबर हैं? 1 चेयरमैन प्लस 8 मेंबर। तो यूपीएससी तो नहीं होगा, सिर्फ बीएनसी हो जाएगा इसका आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो चेयरमैन है वो कौन है? अभी अगर सिर्फ चेयरमैन पूछा है मतलब वो प्रेजेंट की पूछ रहा है, जो कि है रेखा शर्मा। अगर पूछता फर्स्ट चेयरमैन तो वो कौन होती? जयंती पटनायक, ठीक है। कार्यकाल क्या होता है इनका? 3 ईयर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब एमपीपीएससी, उसकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर। और लेकिन अगर रिमूवल करना होगा तो वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ये याद रखना है, एमपीपीएससी में जो अपॉइंटमेंट होता है, जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? राज्यपाल, दैट मीन्स गवर्नर। लेकिन अगर रिमूवल करना होगा तो वो कौन करेंगे? हमारे राष्ट्रपति।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? संघ लोक सेवा आयोग मीन्स यूपीएससी। तो यूपीएससी के जो भी चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन की बात हो रही है ना, अध्यक्ष मीन्स चेयरमैन, ठीक है। तो चेयरमैन के जो कार्यकाल होता है तो वो कितना होता है हमारा? 3 ईयर होता है यूपीएससी के चेयरमैन का, 6 ईयर और 65 ईयर की एज, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर डी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष थी वो जयंती पटनायक थी। और अभी कौन है? अभी है हमारी रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना था? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कब बना था? 31 जनवरी 1992 को। किस टाइप की बॉडी है? तो एक स्टैच्यूरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेम क्वेश्चन रिवाइज होंगे तो आप गाइस बोर मत होइएगा, ये सोचिएगा हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रिपीट हो जाए, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन है? तो वो है रेखा शर्मा। प्रेजेंट में रेखा शर्मा है। और अगर फर्स्ट की बात करें तो जयंती पटनायक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है नेशनल वुमेन कमीशन का दिल्ली में, ठीक है। किस टाइप की बॉडी है? स्टैच्यूरी बॉडी है। अगर बात करें स्टैब्लिशमेंट की तो 31 जनवरी 1992। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है होगा? ठीक है, तो मतलब कौन बनता है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। आप लोग ये इंग्लिश वाला देख लीजिए। हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? एनसीबीसी का अगर चेयरमैन बनाना हो तो वो किसे बनाया जा सकता है? तो इनमें से ऑप्शन में से देखिए, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट। तो आंसर हो जाएगा जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर बैकवर्ड क्लास का चेयरमैन हमको बनाना है तो हम किसे बना सकते हैं? उसके लिए किस मतलब लेवल के लोगों को लिया जाएगा? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के जो चेयरमैन होंगे वो कौन बन सकते हैं? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रफुल्ला के अध्यक्ष का, सॉरी, केंद्रीय सतर्कता आयोग मतलब सीबीसी के जो अध्यक्ष है उनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? हाउ मेनी इयर्स इन द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? जो हमारा सीबीसी है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है? तो हमने बताया था 4 ईयर या 65 ईयर एज। एनजीटी में विशेष सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? अब देखिए, एनजीटी के विशेष सदस्य बोल रहा है, ठीक है। विशेष मतलब जो एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड मेंबर्स होते हैं। तो मैंने बताया था कि देखिए 2 टाइप्स के 3 टाइप के लोग होते हैं उसमें एनजीटी में। एक होता है हमारा जुडिशियल मेंबर्स, एक होते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड मेंबर, ठीक है। और एक हमारा चेयरमैन होता है। चेयरमैन तो एक ही होगा, तो एक मेंबर वो हो गया। 10 से 20 होते हैं हमारे जुडिशियल मेंबर और 10 से 20 होते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड मेंबर। अगर हम बात करें जुडिशियल मेंबर के तो 2 टाइप्स के जुडिशियल मेंबर होते हैं जो एनजीटी में होते हैं। एक होते हैं हमारे जिनका लेवल होता है हाई कोर्ट जुडिशियल, मतलब कि हाई कोर्ट के जो न्यायिक सदस्य होते हैं वो। और दूसरे होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक सदस्य होते हैं। और तीसरे जो है हमारे वो स्पेशलाइज्ड मेंबर है। अब जो हमारे एससी जुडिशियल है उनकी एज क्या होती है? 5 साल या 70 साल, 70 ईयर की एज। हमारे हाई कोर्ट के जो जुडिशियल होते हैं उनकी एज होती है 5 साल या 67 ईयर की एज। और जो स्पेशलाइज्ड मतलब विशेषज्ञ होते हैं उनकी एज होती है 5 साल या 65 ईयर की एज, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछा है? एनजीटी के हमको स्पेशलाइज्ड मेंबर मतलब विशेषज्ञ सदस्यों की पदावधि मतलब उनका टेनर कितना होता है? तो वो क्या होगा? 5 साल या 65 साल की उम्र। अगर 5 साल और 67 ईयर किसकी होती है? तो वो होती है हमारे हाई कोर्ट के जुडिशियल की। और 5 साल या 70 ईयर की एज किसकी होती है? तो वो होती है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल की। आई होप यू आर क्लियर विद इट। अगर इसके बाद भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दैट मीन्स नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के जो अभी के अध्यक्ष हैं वो कौन है? हर्ष चौहान, ठीक है।
गाइस, बात कर रहे थे हम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की। तो नेशनल कमीशन और शेड्यूल ट्राइब के जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो कौन है? नंद कुमार साई। नंद कुमार साई जो है वो प्रेजेंट चेयरमैन है हमारे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के। अगर हम बात करें उनके फर्स्ट चेयरमैन की तो वो कौन थे? वो कुंवर सिंह टेकाम थे। ठीक है, तो कुंवर सिंह टेकाम एनसीएसटी के फर्स्ट चेयरमैन थे और नंद कुमार साई एनसीएसटी के प्रेजेंट चेयरमैन है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 243 के डील्स विद व्हाट, मतलब जो आर्टिकल 243 के है वो किसके साथ डील करता है? तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पंचायत, नन ऑफ द अबव या बोथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड नगर पंचायत। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, तो जो हमारा आर्टिकल 243 के है वो बात करता है हमसे किसके इलेक्शन की? तो वो इलेक्शन कराता है पंचायत के और नगर निगम के, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड नगर पंचायत दोनों के इलेक्शन कौन कराता है? जो हमारा 243 के है। ठीक है, सॉरी गाइस। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा आर्टिकल 243 के है वो किससे संबंधित है? नगर निगम से, नगर पंचायत से, इनमें से कोई नहीं, या नगर निगम व नगर पंचायत दोनों से। तो मैंने आपको बताया था 243 के ये पहली चीज किससे रिलेटेड है? तो ये किसके अंदर आता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के। ठीक है, एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर, मतलब कोई भी स्टेट है उसके इलेक्शन कमीशन के अंदर हम 2 टाइप्स के आर्टिकल पढ़ते हैं, 243 के एंड 243 जेड। 243 के जो है वो किससे रिलेटेड होता है? तो वो रिलेटेड होता है पंचायत से, और जो हमारा 243 जेड ए होता है वो हमारा रिलेटेड होता है म्युनिसिपालिटीज इलेक्शन से, दैट मीन्स जो हमारा नगर निगम होता है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है 243 किससे संबंधित है? 243 के, तो 243 के हमारा नगर पंचायत से संबंधित है। ठीक है, अगर पूछ लेता 243 जेड ए किससे संबंधित है तो वो हो जाता हमारा म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन एंड कॉर्पोरेशन से। अगर 243 के एंड 243 जेड ए दोनों पूछ लेता तो ऑप्शन हमारा हो जाता कौन सा? डी। Now we move to the another question. So the next question is भारतीय निर्वाचन आयोग के निष्कासन के लिए कितने सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है? मतलब कि अगर हमें किसका इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का हमको क्या करना है, उसका एक्सपल्सन करना है, तो हमको कितने मेंबर्स की मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है? तो उसके लिए हमें 2/3 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो हमारे हैं सुनील अरोड़ा, लेकिन अभी प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में है सुशील चंद्रा जो है 24 नंबर के चुनाव आयुक्त, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो अगर आपसे प्रेजेंट पूछेगा तो आपको लगाना है सुशील चंद्रा। अगर आपसे पूछता है 23rd नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो आपको लगाना है सुनील अरोड़ा। और अगर आपसे पूछता है कि फर्स्ट चेयरमैन कौन थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, तो आपको लगाना है सुकुमार सिंह। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद इट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां किस आर्टिकल में लिखी गई हैं? ये है आपका 2019 प्रीलिम का क्वेश्चन। इन विच आर्टिकल आर द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिटन? तो ये हमारा लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 149 में। अगर पूछा जाए कि कैट की डेफिनेशन किसमें दी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की डेफिनेशन किसमें दी है, तो वो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 148। लेकिन अगर उसकी कार्य शक्तियां पूछा है तो होगा आर्टिकल नंबर 149। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाने की शक्ति किसमें निहित है? In which way is the power to remove the incompetent and member of the Madhya Pradesh State Public Service Commission vested? मतलब अगर एमपी लोग से पीएससी के जो मेंबर्स हैं अगर उनको रिमूवल करना है, ठीक है,
तो एमपीपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं उनका रिमूवल कौन करता है? अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करता है, लेकिन रिमूवल जब होता है तो रिमूवल की जो शक्तियां हैं वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्र महिला आयोग निकाय है किस टाइप की बॉडी? ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड विद, तो जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो किस टाइप की बॉडी है? तो वो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी, दैट मीन्स एक सांविधिक निकाय है, इसे ही वैधानिक निकाय भी कहते हैं, लेकिन आप सांविधिक लिखिएगा, इंग्लिश में उसे स्टैट्यूटरी कहा जाता है। ठीक है, नीति आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो नीति आयोग आता है हमारे, मैंने बताया था कि नीति आयोग क्या है। नीति आयोग एक ऐसा आयोग है जो ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टैच्यूटरी बॉडी है। ये किस टाइप की बॉडी है? तो ये है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, कार्यकारी निकाय है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। Now the next question is, who was the first chairman of Central Vigilance Commission? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे? एनएस राव। और अगर अभी की बात करें प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, तो सीवीसी के जो अभी के चेयरमैन है वो है संजय कोठारी। अगर पूछे कोई हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है, सीबीसी किस तरह का निकाय है, किस तरह की बॉडी है? तो सीबीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका एस्टेब्लिशमेंट 11 फरवरी 1964 को हुआ था, और ये एक 3 मेंबर बॉडी है जिसमें सदस्यों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है और सदस्यों का रिमूवल भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 4 साल या 65 ईयर की एज होती है, जो भी पहले आए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इपिक? इपिक का पूर्ण रूप क्या है? तो इपिक का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र। आप अपनी वोटर आईडी देखेंगे तो उसमें भी इपिक का फुल फॉर्म दिया रहता है। ठीक है, तो इपिक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड। और इसको जनरेट कौन करता है? तो इसे जनरेट करती है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेपरेट द एससी एंड एसटी? तो एससी और एसटी को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू सेपरेट किया गया? मतलब कौन से अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन के तहत एससी और एसटी को पृथक किया गया? तो वो है हमारा 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, जो हमारा 89th संवैधानिक संशोधन था 2003 का, उसके तहत एससी और एसटी को सेपरेट किया गया था। अब बात करते हैं हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड ऑन। अब पूछ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? तो हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 25 जनवरी 1950 को एस्टैब्लिश किया गया था, और ये किस टाइप की बॉडी है? तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब बात करें हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? जो शेड्यूल कास्ट है उसका जो कमीशन है उसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे डिफाइन किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को परिभाषित करता है? तो वो है हमारा आर्टिकल नंबर 338। ठीक है, अगर बात करें हम नेक्स्ट ऑप्शन की 338, तो 338 किसके साथ डील करते हैं? हमारी एनसीएसटी के बारे में, मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, और अगर हम बात करें 338 बी की, तो वो किसके बारे में डील करता है? वो बात करता है हमारे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। Okay, now move to the next question. On which date the नीति आयोग is formed? नीति आयोग का गठन किस तिथि को किया गया? तो हमें पता है कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये किस टाइप की बॉडी है, तो ये है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, एक कार्यकारी निकाय है। ठीक है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन है लोक सेवा आयोग के कार्य संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, किस आर्टिकल में लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया। ठीक है, एमपी लोक सेवा आयोग, ठीक है, जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके बारे में नहीं, उसके कार्यों के बारे में पूछा गया। तो कार्यों के बारे में आर्टिकल नंबर 320 में दिया है, और अगर पूछे कि इसको डिफाइन कहाँ पे किया गया है तो आर्टिकल नंबर 315 में। ठीक है, तो कार्य कहाँ दिए गए हैं, आर्टिकल नंबर 320 में। चाहे एमपीपीएससी का पूछे चाहे यूपीएससी का पूछे, कार्य दोनों के 320 में ही दिए हुए हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो वह भारतीय लेखा और लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं, ये तो सही है। वह केवल केंद्र सरकार के खाते का लेखा जोखा करता है। इट इज द लीडर ऑफ द अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। तो वो बोल रहा है कि केवल केंद्र सरकार के खातों का लेखा जोखा करता है। तो यहाँ पे अगर केवल नहीं होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वह केवल केंद्र सरकार के खातों का लेखा जोखा करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत और आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब बदलाव किए गए। तो उसमें बदलाव किए गए आर्टिकल 2006 में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु इज द करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के जो करंट में सीईओ हैं वो कौन है, अमिताभ कांत। अब बात करें नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑपरेट द इलेक्शन ऑफ अर्बन बॉडीज। जो राज्य चुनाव आयोग है उसमें जो नगरीय निकायों के चुनाव का संचालन होता है वो किस आर्टिकल के अंदर इसकी बात की जाती है। नगरीय निकायों या नगर पंचायत के बारे में हम किस आर्टिकल में पढ़ते हैं, तो वो पढ़ते हैं हम 243 के में। अगर पूछता म्यूनसिपालिटीज के इलेक्शन की तो उसको हम पढ़ते हैं 243 जेड ए में। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद है व्हाट इज द टेनर ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, ठीक है, ये कहाँ पे होगा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसी में होगा। तो इसको जो टेनर होता है वो कौन डिसाइड करता है, तो टेनर डिसाइड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं, व्हाट इज द डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना डायरेक्ट इलेक्शन कहलाता है। परिसीमन आयोग जो हमारा डेलिमिटेशन कमीशन होता है उसका जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर होता है, तो मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व निर्वाचन आयोग पर होता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन पर होता है। अगर बात करें अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुड द प्रेसिडेंट अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर ऑफ यूपीएससी एज एन एक्टिंग चेयरमैन। संविधान के किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति यूपीएससी के सदस्यों में से एक को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है, तो वो है 15th अमेंडमेंट के थ्रू। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 15th अमेंडमेंट है उसके थ्रू राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो यूपीएससी के जो भी मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से किसी एक मेंबर को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो पहले स्टेटमेंट है अ मेंबर ऑफ एसपीएससी इज एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका कोई भी मेंबर री अपॉइंट नहीं हो सकता है। कोई भी मेंबर जाके अगर हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो उसका मेंबर अपॉइंट होगा तो वो यूपीएससी का मेंबर बन सकता है या फिर एसपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, लेकिन कोई भी उसी पद पर रीअपॉइंट नहीं हो सकता, दोबारा नियुक्त नहीं हो सकता। इसलिए जो हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत है। द चेयरमैन ऑफ एसपीएससी इज एलिजिबल बिकम अ मेंबर ऑफ यूपीएससी। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट है कि एसपीएससी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरपर्सन है
अब वो एलिजिबल हो सकता है यूपीएससी का मेंबर बनने के लिए। मतलब अपने से हायर पोस्ट में जा सकते हैं, लेकिन उसी पोस्ट के लिए रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारी स्टेटमेंट सही है। अंडर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्पिरेंट सॉरी अंडर द एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो एस्पिरेंट जिला कार्यक्रम है शुरू किया गया है, उसमें से जो 28 राज्यों में की पहचान की गई है, उसमें कितने जिलों की पहचान की गई है, ये क्वेश्चन है। तो टोटल 115 जिलों की पहचान की गई है इस कार्यक्रम के तहत। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग किया गया। तो अभी हमने पढ़ा था 89th अमेंडमेंट के द्वारा इन दोनों को अलग किया गया था। The chairman, next question is the chairman and member of the Central Information Commission are eligible for reappointment। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के भी जो मेंबर और चेयरमैन होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। और जो हमने पहले पढ़ा था उसके स्टेट इलेक्शन कमीशन के, उसके मेंबर भी अपनी उसी प्लेस पे रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं, हायर पोस्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो जो हमारा नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य अथवा अध्यक्ष इस्तीफा किसे दे सकते हैं। तो जो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग है, मतलब कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसमें मैंने बताया था रेजिग्नेशन हमेशा गवर्नर करेगा और रिमूवल कौन करेगा, प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, रेजिग्नेशन, तो रेजिग्नेशन कौन करेगा, गवर्नर मतलब राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केंद्रीय सूचना आयोग में वर्तमान में कितने सदस्य पदेन हैं। पदेन मतलब एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो जो हमारा केंद्रीय सूचना आयोग है उसमें अभी एक अध्यक्ष प्लस 6 मेंबर्स हैं। ठीक है, अगर बात करें हम राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के उच्च न्यायालय न्यायिक सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। उच्च न्यायालय न्यायिक सदस्य मतलब हाई कोर्ट जुडिशियल मेंबर। मैंने बताया था कि सारे जो एससी जुडिशियल होते हैं उनकी अलग एज होती है, हाई कोर्ट जुडिशियल की अलग होती है और स्पेशलाइज्ड मेंबर्स की अलग होती है। तो यहाँ पे बात पूछ रहा है हाई कोर्ट जुडिशियल मेंबर की। तो हाई कोर्ट जुडिशियल मेंबर की एज क्या होती है, 5 ईयर और 67 ईयर एज। अगर यहीं पे एससी के लिए पूछता है तो वो क्या हो जाती, 5 ईयर और 70 ईयर एज। और अगर स्पेशलाइज्ड के बारे में पूछता तो वो हो जाती 5 ईयर और 65 ईयर एज। ठीक है, नीति आयोग में पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 4। ठीक है, टोटल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है नीति आयोग के सदस्यों की, वो होती है 48। एक चेयरमैन होता है, 48 मेंबर्स टोटल हो सकते हैं। चेयरमैन कौन होता है, वो होते हैं हमारे मोदी जी, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर। और अभी जो एक्स ऑफिसियो हैं वो कितने हैं, 4 मेंबर्स होते हैं एक्स ऑफिसियो, जिसमें कि रेलवे मंत्री, हमारे हेल्थ मिनिस्टर, हमारे जो इंडस्ट्री मिनिस्टर होते हैं और एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं। तो ये चारों हमारे एक्स ऑफिसियो मेंबर हैं नीति आयोग के। अब बात करते हैं आउट ऑफ 28 स्टेट हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट हैज बीन आइडेंटिफाइड इन द नॉन कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। जो हमारा नॉन कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अभी चालू हुआ है उसमें 28 स्टेट्स में से कुछ जिलों को आइडेंटिफाई किया गया है। तो पूछ रहा है कितने टोटल जिले आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो वो है 115। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज सीएजी अकाउंटिंग कार्यों से कब मुक्त किया गया। मतलब सीएजी पहले अकाउंट भी करता था और ऑडिट भी करता था, लेकिन एक समय के बाद उसे अकाउंट के फंक्शन से रिलीफ दे दिया गया। ठीक है, अकाउंट के फंक्शन उससे हटा दिए गए, अब वो सिर्फ ऑडिट का काम करता है। तो ये पूछ रहा है कि कौन से सन में उसे अकाउंटिंग फंक्शन से मुक्त किया गया, तो वो है 1976। By which amendment election commission has become a 3-member body। तो 3-member body जो है वो कब बना, तो ये बना था हमारा 62 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है,
अब बात करें विच आर्टिकल इज डज नॉट विद द रेफरेंस ऑफ मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस की रेफरेंस में कौन सा आर्टिकल नहीं आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारे सिविल सर्विस से रिलेटेड है, जैसे यूपीएससी हो चाहे एमपीपीएससी हो, तो ये कौन कितने से कितने आर्टिकल के बीच में कवर किए जाते हैं, तो ये कवर किए जाते हैं 315 से 323 के बीच में। तो देखिए 315 से 323 के बीच में बाकी तीनों ऑप्शन आ रहे हैं सिवाय ऑप्शन नंबर बी के, तो यही हो जाएगा हमारा गलत आंसर। Which is the correct statement among the following statement? Tenure of the member of National Child Protection Commission is 3 year और 65 year is, ये तो सही है कि जो हमारा नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन के मेंबर होते हैं तो उनकी एज क्या होती है, उनकी एज होती है 3 ईयर और सॉरी यहाँ पे 3 ईयर और तो जो हमारे टेनर होता है मेंबर ऑफ एनसीपीसीआर मतलब नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन, उसके जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है 3 ईयर या 60 ईयर की एज। लेकिन अगर बात होती है यहाँ पे चेयरमैन की तो वो होती 3 ईयर और 65 ईयर की एज। ठीक है, तो ये तो सही है टेनर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एनसीपीसीआर। नेक्स्ट है एनजीटी हैज फॉर्म बाय द एनजीटी एक्ट 2010। सॉरी, ओके, देखिए इसमें पूछ रहा है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो बतानी है। तो पहला क्या है, टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन इज 3 ईयर और 65 ईयर की एज। तो देखिए जो हमारा एनसीपीसीआर होता है नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन होता है, उसमें 2 टाइप्स के मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है और बाकी मेंबर होते हैं। तो जो चेयरमैन होता है उसका कार्यकाल क्या होता है 3 साल या 65 ईयर की एज, और जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल होता है 3 साल या 60 साल की एज। तो देखिए इसमें क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए में मेंबर का बोला है, मेंबर की एज, तो मेंबर की एज क्या होती है 3 साल या 60 साल की एज, तो इसमें दिया है 65 ईयर की एज, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन है एनजीटी हैज फॉर्म बाय द एनजीटी एक्ट 2010। हमें पता है कि 2010 में तो उसका इस्टेब्लिशमेंट हो गया था, उसका एक्ट कब आया था 2009 में, तो ये भी गलत है। कैग हैज फॉर्म्ड ऑन 26 जनवरी 1950, मतलब 26 जनवरी 1950 को कैग बना था, तो ये तो बिल्कुल सही है। कैग जो था हमारा उसका एस्टेब्लिशमेंट 26 जनवरी 1950 को हुआ था, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। तो जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उसके जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, उसे अपॉइंट करते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ना कि प्रेसिडेंट, तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्री विच स्टार्टेड द सिविल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जाम फर्स्ट। जो सिविल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो फर्स्ट टाइम कौन सी कंट्री ने करवाया था, तो वो करवाया था हमारे चाइना ने। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैपेंड, मतलब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो कब बनाया गया, तो वो बनाया गया 1992 में, 1992 में। ठीक है, तो 31 जनवरी 1992 को हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनाया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज इन विच ईयर वाज द यूपीएससी फॉर्म। यूपीएससी कब बना, तो यूपीएससी हमारा 1 अक्टूबर 1926 को बना, और इसके पहले चेयरमैन कौन थे, रॉस बारकर। क्यों, क्योंकि उस टाइम हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल ऑफ द इलेक्शन कमीशन लाइज बिटवीन। जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन मीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये कौन से आर्टिकल के बीच में कवर किया जाता है, तो आर्टिकल नंबर 324 से 329 के बीच इसके बारे में दिया हुआ है। बात करते हैं टेनर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट का टेनर क्या होता है, तो ये डिसाइड करता है हमारा प्रेसिडेंट। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, हमने अभी डिस्कस किया था कुछ देर पहले, दैट इज रॉस बारकर। इनमें से कौन सा अनुच्छेद पंचायत और नगर पालिका के चुनाव से संबंध रखता है, तो वो है 243 के एंड 243 जेड। 243 के किससे संबंधित है, पंचायत से, और 243 जेड किससे संबंधित है, नगर पालिका के चुनाव से। नीति आयोग में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 48 हो सकती है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद कैग से संबंध नहीं रखता है, तो देखिए कैग से
148 से 151 के बीच के सारे आर्टिकल आते हैं, उसके अलावा 279 आता है, तो 289 ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पहली बार कब निर्वाचन आयोग को मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया? तो 16 अक्टूबर 1989 को। प्रथम लोक सेवा आयोग को किस अधिनियम द्वारा फेडरल आयोग का नाम दिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। किस वर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग को स्टेचुरी स्टेटस घोषित कर दिया गया? तो ये 2003 को। नीति आयोग किस तरह का निकाय है? तो कार्यकारी निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग मतलब सेंट्रल विजिलेंस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? तो होते तो टोटल कितने हैं? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में टोटल 11 मेंबर हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में कितने हैं? 1 चेयरमैन प्लस 6 मेंबर। राज्य सूचना आयोग को किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो उससे बनाया गया था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैच्यूरी बॉडी? स्टैच्यूरी बॉडी इनमें से कौन है? तो पता होना चाहिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल है और कौन सी स्टैच्यूरी है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल है, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल है, नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एनएचआरसी एक स्टैच्यूरी बॉडी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश ऑन? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ? 25 जनवरी 1950 को। पब्लिक सर्विस कमीशन आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये हमारा पार्ट नंबर 14 पे कवर किया गया है। एनएचआरसी का गठन कब किया गया? 12 अक्टूबर 1993 को। सीएसजी मतलब कैग, कैग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है जीसी मुर्मू। मतलब बताइए, इनका नाम तो आप सबने सुना होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है कैग का? तो वो है दिल्ली में। ठीक है। यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे रॉस बारकर। अभी के कौन है? तो अभी है प्रदीप कुमार जोशी। जयंती पटनायक किस आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी? तो हमें पता है महिला आयोग की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? तो 5 मार्च 2007 को। निम्न में से कौन सा वैधानिक निकाय नहीं है या स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है? तो वो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये जो है स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, क्योंकि ये कौन सी बॉडी? ये है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इज? तो वो किस टाइप की बॉडी है? तो ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है और एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। दैट इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ एनजीटी इज कंसल्टेशन विद? जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो एनजीटी के प्रेसिडेंट को किसके कंसल्टेशन के बाद नियुक्त करती है? तो किसके कंसल्टेशन के साथ करती है नियुक्त? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह मशवरा करती है और उसके बाद एनजीटी के प्रेसिडेंट को, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसके प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है। हाउ मेनी मेंबर इंस्टीट्यूशन इज द स्टेट फूड कमीशन? जो हमारा स्टेट फूड कमीशन है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? तो उसमें टोटल 7 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन, एक सेक्रेटरी एंड 5 मेंबर्स। किस टाइप की बॉडी है हमारा स्टेट फूड कमीशन? तो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग किस प्रकार का निकाय है? मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कम्स अंडर विच आर्टिकल? तो वो आता है हमारे 243 सॉरी, जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो आता है हमारा 243 के या 243 ZA के अंदर। ठीक है। ये जो इसका एनोटेशन, एक सेकेंड गाइस, ये जो है ये नहीं है, ये गलत है। ठीक है। आप लोग लिख लीजिए 243K एंड 243 ZA होगा इसका आंसर। वो हिंदी में इसे 243 टा और 243 बाई या का ही बोला जाता है, बट इंग्लिश में इसे 243K या 243 ZA बोला जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकार के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एनजीटी के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? वो है आदर्श कुमार गोयल। ठीक है। और अगर पूछ ले कि प्रथम कौन थे, तो वो थे लोकेश्वर सिंह पंत। आई होप इट इज क्लियर विद यू ऑल।
Now the next question is, who is the present chairman of Niti Aayog? That is Narendra Modi. When was the NCST formed? That is 19 फरवरी 2004. Controller and auditor is a constitutional body. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में है? तो वो है हमारे आर्टिकल नंबर 338A। एससी कौन से में है? आर्टिकल नंबर 338B। और एनसीबीसी किस में है? आर्टिकल नंबर 338B। ठीक है। When was the State Information Commission formed? तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन 4 फरवरी 2006 को मनाया गया। ठीक है, 4 फरवरी 2006 को मनाया गया। उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो वो कहाँ है? हमारा दिल्ली में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सूरजभान सिंह। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मतलब कि एससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे सूरजभान सिंह। अगर बात करें कि अभी के चेयरमैन कौन है, तो वो है श्री विजय सांपला। ये 6 नंबर के हैं और कब बने? 18 फरवरी 2021 को बने हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के फर्स्ट चेयरमैन थे सूरजभान सिंह और अभी हैं श्री विजय सांपला जो कि 6 नंबर के चेयरमैन हैं और 18 फरवरी 2021 को अपॉइंट किए गए हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 ईयर या 65 ईयर की एज। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो भ्रष्टाचार निवारण समिति, एंटी करप्शन कमेटी के सिफारिश पर किया गया था। ये सारे क्वेश्चन डील हो गए हैं। सीबीएसई अधिनियम द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा कब मिला? 2003 में। और मुख्य सूचना आयोग सहित टोटल जो सीबीसी है, केंद्रीय सीआईसी है, केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उसमें टोटल 11 मेंबर्स होते हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र सरकार करती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश का स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर पूछ रहा है, तो वो कौन है? अरविंद कुमार शुक्ला। अगर मध्य प्रदेश का स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर फर्स्ट पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? टीएन श्रीवास्तव। लेकिन अभी प्रेजेंट पूछा है तो प्रेजेंट कौन है? अरविंद कुमार शुक्ला। फर्स्ट पूछा तो टीएन श्रीवास्तव। ठीक है, हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया? जो हमारे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट जो है उसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे, इंडियन पूछ रहा है। ठीक है, तो इंडियन कौन थे? नरहरि राव। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है? 4 ईयर या 65 ईयर की एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एनजीटी? तो एनजीटी के जो अभी प्रेजेंट चेयरमैन है वो है आदर्श कुमार गोयल। अगर बात करें व्हेन द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एस्टैब्लिश्ड, तो बैकवर्ड क्लास का जो नेशनल कमीशन है वो कब एस्टैब्लिश हुआ? वो हुआ था 14 अगस्त 1993 को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज अंडर विच एक्ट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैव बीन फॉर्म्ड? तो एनसीडब्ल्यू मतलब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वो फॉर्म हुआ था 31 जनवरी 1992 को। और कौन से एक्ट के थ्रू? तो नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट 1990 के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस टाइप की बॉडी है? तो वो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी, सांविधिक निकाय। केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन से अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? तो वो बनाया गया केंद्रीय सतर्कता अधिनियम 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द आर्टिकल इज नॉट रिलेटेड टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? तो इसका आंसर हो जाएगा 278, क्योंकि बाकी सारे आर्टिकल उससे रिलेटेड है। 148 से 151 एंड 279। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज फॉर्म्ड इन?
जो हमारा एनसीबीसी है उसको कब बनाया गया, तो 1993 में। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑफ एमपी, तो एमपी के कौन थे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो थे एनवी लोहानी। अभी कौन है, बसंत प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निर्वाचन आयोग में आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है, तो वो होता है 6 ईयर या 65 ईयर की एज। यूपीएससी का गठन कब किया गया, 1 अक्टूबर 1926। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का राष्ट्रीय महिला आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो वो आता है हमारा, देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कौन सा अधिनियम है, 1993, और राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा है, 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्तमान में संजय कोठारी किस आयोग के अध्यक्ष हैं, तो अगर हम बात करें संजय कोठारी की, तो संजय कोठारी अभी अध्यक्ष हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के, सीवीसी के चेयरमैन हैं। और अगर इनके फर्स्ट चेयरमैन का पूछा जाए तो एनएस राव सीवीसी के फर्स्ट चेयरमैन थे। यूपीएससी का गठन कब किया गया, तो 1 अक्टूबर 1926 को। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कौन से अधिनियम द्वारा किया गया, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा। Which article is related to the Controller and Auditor General of India, that is 279, क्योंकि इनमें से 147 है नहीं, 153 है नहीं, 279 है और none of the above। तो 279 तो है, ये हमें पता है, क्योंकि 148 से 151 कैग के बारे में बताता है, प्लस 279 भी कैग के बारे में बताता है। Who was the first chairman of NHRC? NHRC के जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे, वो थे रंगनाथ मिश्रा। और अभी कौन है, अभी है अरुण कुमार मिश्रा। Tenure of specialized member in National Green Tribunal is 5 year और 65 year की एज। राष्ट्रीय महिला आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया, अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको ऐसे ही मिलेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय तक के लिए होता है, तो वो होता है 3 साल के लिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ, तो वो हुआ 11 फरवरी 1964 को। एनजीटी की संरचना में कौन कौन होता है, तो एक होता है अध्यक्ष, एक होते हैं न्यायिक सदस्य और दूसरे होते हैं विशेष सदस्य। मैंने आपको बताया था एक चेयरमैन होता है, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड मेंबर होते हैं। राज्य खाद्य आयोग किस टाइप की बॉडी है, मतलब स्टेट फूड प्रिजर्वेशन कमीशन किस टाइप की बॉडी है, तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक सांविधिक निकाय है। राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो है राजकिशोर स्वर्ण, और वही इसके प्रथम अध्यक्ष भी थे। Which one is not a constitutional body, तो हमें पता होना चाहिए कि इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन सी है, तो एनसीएसटी, एनसीबीसी और एनसीएससी, ये तीनों जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन स्टेट शेड्यूल कास्ट कमीशन ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। Which of the following is not a part of present election commission of India, तो present जो So the next question is which of the following is not a part of present election commission of India, तो देखिए प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो पार्ट अभी नहीं, सुनील अरोरा हैं, सुशील चंद्रा हैं, राजीव कुमार हैं, जो ये क्वेश्चन है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अशोक लवासा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पार्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के द्वारा किसका अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है, तो वो है चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, बाकी सबका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान का कौन सा अनुच्छेद यूपीएससी से संबंधित है, तो यूपीएससी में 315 से 323 तक के जो आर्टिकल है वो यूपीएससी या पीएससी से रिलेटेड है, तो आर्टिकल नंबर 315 आ जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है, मतलब कार्यकाल कितना होता है, तो वो होता है 6 ईयर या 65 ईयर की एज, जो भी पहले पूर्ण हो। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सांविधिक निकाय है, तो वो है हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये तो एक सांविधिक निकाय है, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है। नीति आयोग तो नहीं है क्योंकि ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ये भी है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ये नहीं है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल and please share this channel so that we can live chat and live discussion कर पाए आप लोगों के साथ।
और आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, नोट्स बनाकर रिवाइज करना हो तो करिए, अदरवाइज अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप इस लेक्चर को एक बार नॉर्मल स्पीड में देखिए एंड नेक्स्ट टाइम आप इसकी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं रिवीजन के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका रिवीजन है, आपका भी प्रिपरेशन है। तो आप अपने हिसाब से इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे। यूनिट 10 से 10 क्वेश्चन आने हैं, 6 to 7 क्वेश्चन आपको इसी में से मिलेंगे। हो सकता है 10 भी आ जाए, लेकिन 6 to 7 तो आना कंपलसरी है। सो थैंक यू गाइज, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।